Hello students, myself Himanshu, and today we are going to start the next topic of chapter 9, that is forces and laws of motion. So in this chapter you have already studied about what are forces, what are balanced and unbalanced forces, what are the changes caused by forces, and also the first law of motion, that is also known as law of inertia. So let us start with the lecture. Now the first law of motion. An object remains in a state of rest or of uniform motion in a straight line unless compelled to change the state by an applied force. It means कि according to first law क्या है कि कोई भी ऑब्जेक्ट है वो अपना स्टेट ऑफ मोशन, इट मीन्स अगर वो मूव कर रहा है तो मूव करता रहेगा, और स्टेट ऑफ रेस्ट इट मीन्स अगर वो रेस्ट पे था तो वो रेस्ट पे रहेगा अनटिल एंड अनलेस बाहर से कोई फोर्स अप्लाई नहीं होती जो कि कंपाइल करे या कंपेल करे उसको अपना मोशन चेंज करने के लिए। ठीक, फर्स्ट लॉ के अकॉर्डिंग क्या है कि कोई भी ऑब्जेक्ट है वो अपना स्टेट ऑफ रेस्ट और मोशन होल्ड करेगा जब तक बाहर से कोई दूसरी फोर्स अप्लाई नहीं होती जो कि उसका स्टेट ऑफ रेस्ट और मोशन को चेंज करने के लिए उस ऑब्जेक्ट को कंपेल करेगी। ठीक, दैट्स वाई इट इज़ ऑल्सो नोन एज लॉ ऑफ इनर्शिया, बिकॉज ये जो प्रॉपर्टी होती है ऑब्जेक्ट की इसको हम बोलते हैं इनर्शिया। ठीक है, अपना स्टेट ऑफ मोशन रेजिस्ट करने की जो प्रॉपर्टी होती है ऑब्जेक्ट की उसको हम बोलते हैं इनर्शिया। दैट्स वाई दिस लॉ इज ऑल्सो नोन एज लॉ ऑफ इनर्शिया। ठीक, ये आप पहले पढ़ चुके हो। नाउ सेकेंड लॉ ऑफ मोशन क्या होता है? सो अकॉर्डिंग टू द सेकेंड लॉ ऑफ मोशन द रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम ऑफ एन ऑब्जेक्ट इज प्रोपोर्शनल टू द अप्लाइड अनबैलेंस फोर्स इन द डायरेक्शन ऑफ फोर्स। इट मीन्स कि अगर बाहर से किसी ऑब्जेक्ट पे कोई फोर्स लगाया गया, ठीक है, मान लेते हैं हमारे पास एक ऑब्जेक्ट है, हमने उससे उस ऑब्जेक्ट पे बाहर से कुछ फोर्स लगाया तो ऑब्जेक्ट का स्टार्टिंग में कुछ मोमेंटम होगा एंड जब हम फोर्स लगाएंगे तो उसके बाद उसका कुछ मोमेंटम होगा। अब दोनों जो मोमेंटम है उसमें जो चेंज है वो किस पे डिपेंड करता है? कितना हमने फोर्स लगाया है। ठीक, अब वो चेंज कितने टाइम में आएगा वो होता है रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम। ठीक, मोमेंटम में जो चेंज आया वो कितने टाइम में आया, दैट इज नॉन एज रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम, जो कि डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा फोर्स पे। ठीक, अभी हम आगे मैथमेटिकल एक्सप्रेशन पढ़ेंगे तो उसमें आपको ज़्यादा बेटर क्लियर होगा, बट अकॉर्डिंग टू डेफिनेशन दैट रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम ऑफ एन ऑब्जेक्ट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द अप्लाइड अनबैलेंस फोर्स एंड ऑल्सो इन द डायरेक्शन ऑफ फोर्स, कि जिस डायरेक्शन में हमने फोर्स अप्लाई की है मोमेंटम का चेंज हमने उस डायरेक्शन में स्टडी करेंगे हम इसमें। ठीक है, नाउ अब मोमेंटम क्या होता है? यहाँ पे मैंने बोला रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम, बट मोमेंटम होता क्या है? सो एज यू नो momentum is the product of mass of the object and velocity with which that object is moving. ठीक, सो मोमेंटम को रिप्रेजेंट करते हैं स्मॉल p से, एंड स्मॉल p इज इक्वल्स टू mv, इसको हम बोलते हैं मोमेंटम ऑफ दैट ऑब्जेक्ट। ठीक, अगर हम सेकेंड लॉ ऑफ मोशन को मैथमेटिकली रिप्रेजेंट करें, मैथमेटिकल फॉर्म में उसको रिप्रेजेंट करें तो हम कैसे रिप्रेजेंट करते हैं? नाउ f इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू डेल्टा p बाय t, where delta p is change in momentum and delta p by t is rate of change of momentum। और हमने अकॉर्डिंग डेफिनेशन क्या पढ़ा था? रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम किसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है? फोर्स की। ठीक है, सो ओवरऑल ये बनता है f इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू डेल्टा p बाय t। ठीक ना, अब ये f इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू डेल्टा p बाय t, इससे सेकेंड लॉ ऑफ मोशन की एग्जैक्ट न्यूमेरिकल जो इक्वेशन है वो हम कैसे ड्राइव करेंगे, ठीक है, वो हम देखते हैं। Now next is mathematical formulation of second law of motion। ठीक है, मैथमेटिकल फॉर्मुलेशन मतलब एक मैथमेटिकल इक्वेशन हम कैसे ड्राइव करेंगे सेकंड लॉ ऑफ मोशन की। ठीक, तो देखो उसके लिए हम स्टार्ट करते हैं। लेट एन ऑब्जेक्ट ऑफ मास विद मास m इनिशियली मूविंग विद वेलोसिटी u। हमने एक ऑब्जेक्ट लेट कर लिया, ए ऑब्जेक्ट है जिसका मास क्या है? m है। इनिशियली वो एक वेलोसिटी से मूव कर रहा है जिस वेलोसिटी को हमने रिप्रेजेंट किया u। इनिशियल वेलोसिटी हम u से ही रिप्रेजेंट करते हैं, आपने लास्ट चैप्टर में पढ़ा था कि जो इनिशियल वेलोसिटी है उसको हम u से रिप्रेजेंट करते हैं और जो फाइनल वेलोसिटी है उसको हम v से रिप्रेजेंट करते हैं। ठीक, तो हमने एक कंडीशन लेट कर लिया कि एक ऑब्जेक्ट है a जिसका मास m है और इनिशियल वो u वेलोसिटी से मूव कर रहा है। व्हेन एन एक्सटर्नल फोर्स f इज अप्लाइड ऑन इट, इट्स वेलोसिटी चेंजेस टू v। अब बाहर से हमने कुछ फोर्स अप्लाई किया जिसके कारण क्या हुआ कि उसकी वेलोसिटी है जो पहले u थी बट अब वो क्या बन जाएगी? v, जो उसकी फाइनल वेलोसिटी बन जाएगी। ठीक, अब देखो दोनों केसेस डिफरेंट है, एक इनिशियल केस है और एक फाइनल केस है। तो अगर इनिशियल केस की बात करें हम तो वहाँ पे उसका मोमेंटम क्या होगा? p1, और उसको हम लिख कैसे सकते हैं? मास इनटू वेलोसिटी। उस टाइम पे उसका मास m है और वेलोसिटी
u है। सो इनिशियल मोमेंटम दैट इज p1 वो कितना हो जाएगा mu, ठीक। एंड फाइनल मोमेंटम क्या हो जाएगा आपके पास mv। क्यों? बिकॉज मास तो ऑब्जेक्ट का सेम रहेगा, मास तो चेंज होता नहीं बाहर से फोर्स अप्लाई करने पे, बट वेलोसिटी चेंज हो जाती है, ठीक है। सो उसका जो फाइनल मोमेंटम दैट इज p2 वो क्या बन जाएगा mv, ठीक। अब देखो चेंज इन मोमेंटम क्या होता है, चेंज इन मोमेंटम होता है फाइनल मोमेंटम माइनस इनिशियल मोमेंटम, ठीक है। सो हमें चेंज इन मोमेंटम अगर आप फॉर्मूला में देखोगे तो चेंज इन मोमेंटम क्या था डेल्टा पी। सो हमें पता चल गया यहाँ पे डेल्टा पी क्या है, फाइनल मोमेंटम दैट इज p2 माइनस इनिशियल मोमेंटम दैट इज p1, ठीक। ना देखते हैं हम इससे, नो देखो आपके पास इनिशियल मोमेंटम क्या है दिस p1 इज इक्वल्स टू mu एंड फाइनल मोमेंटम क्या है p2 इज इक्वल्स टू mv, ठीक है। आपको यहाँ से इनिशियल और फाइनल मोमेंटम पता चल गया एंड ऑल्सो वी नो दैट डेल्टा p किसके इक्वल है p2 माइनस p1 दैट इज फाइनल मोमेंटम माइनस इनिशियल मोमेंटम। अब डेल्टा p की ये वैल्यू अगर हम इस फॉर्मूले में पुट करते हैं, जो आपका फॉर्मूला है f इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू डेल्टा p बाय t, अगर इस फॉर्मूले में हम डेल्टा p की जगह पे p2 माइनस p1 फिल करते हैं तो आपकी इक्वेशन क्या बन जाएगी, f इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू p2 माइनस p1 अपॉन t। नाउ p1 की वैल्यू क्या है mu एंड p2 की वैल्यू क्या है mv। हमारे पास p1 और p2 की वैल्यू पता है ना mu और mv, हमने वो वैल्यू यहाँ पे पुट कर दी mv माइनस mu अपॉन t, ठीक है ना। अब इस इक्वेशन में से हमने क्या किया m कॉमन ले लिया, अपने पास क्या बचा v माइनस u बाय टी, ये इक्वेशन बन गई v माइनस u बाय टी। अब ये इक्वेशन कैसे बनी, हमने क्या किया mv माइनस mu में से m कॉमन ले लिया, ठीक है। यहाँ तक समझ आया ना। इसके बाद देखो क्या है, अब हमारे पास एक इक्वेशन मिल गई है m ब्रैकेट में v माइनस u बाय टी, ठीक। अब हमें पता है कि जो इक्वेशन ऑफ मोशन आपने पिछले चैप्टर में आपने पढ़ा है कि 3 इक्वेशन ऑफ मोशन होती है, उसमें से फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन क्या थी v इज इक्वल्स टू यू प्लस ए टी, ठीक है। अब उस इक्वेशन से हम क्या करेंगे आगे ड्राइव करेंगे ना, वो इक्वेशन आपके पास v इज इक्वल्स टू यू प्लस ए टी। अब इस इक्वेशन में से हम क्या करते हैं a की वैल्यू निकालते हैं, तो देखो अगर a की वैल्यू आप निकाल रहे हो तो क्या आएगा आपके पास v माइनस यू बाय टी, ठीक है। अब जो ऊपर इक्वेशन थी m v माइनस यू बाय टी, हम वहाँ पे देखो v माइनस यू बाय टी की जगह क्या पुट कर देंगे a, ठीक है। तो आपकी जो ये इक्वेशन है f वाली, ये इक्वेशन आपके पास क्या बन जाएगी f इज इक्वल्स टू एम ए, बिकॉज v माइनस यू बाय टी की जगह हमने पुट कर दिया a और m उसके साथ पहले से मल्टीप्लाई हो रहा है। सो हमारे पास क्या बन जाएगा f इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एम ए। देन उसके बाद हमने अगर प्रोपोर्शनलिटी का साइन हटाते हैं तो हम हमेशा क्या लगाते हैं कोई एक प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट, तो यहाँ हमने वो प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट यूज़ किया है k। सो जैसे हमने प्रोपोर्शनलिटी का साइन हटाया हमारे पास क्या बन जाएगा f इज इक्वल्स टू के एम ए एंड फॉर द वैल्यू k इज इक्वल्स टू 1 f इज इक्वल्स टू एम ए। अब k की वैल्यू हम 1 क्यों लेते हैं, जस्ट बिकॉज ऑफ एक जो मैथमेटिकल एक्सप्रेशन है उसको ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड ना करने, या फिर अपने कन्वीनियंस के लिए हम क्या करते हैं जो प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट है उसकी वैल्यू 1 लेट कर लेते हैं, ठीक है। दैट्स वाई हमने यहाँ पे k की वैल्यू क्या की है 1 लेट के, जिससे क्या होगा f इज इक्वल्स टू एम ए। नाउ f इज इक्वल्स टू एम ए इज द मैथमेटिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ सेकेंड लॉ ऑफ मोशन, ठीक है। अगर आपको न्यूमेरिकल आएंगे तो आपको f इज इक्वल्स टू एम ए, या फिर जो सबसे टॉप पे हमने फर्स्ट इक्वेशन यूज़ की थी f इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू डेल्टा p बाई टी, हम उस वैल्यू से यहाँ पे न्यूमेरिकल सॉल्व करेंगे इसके, ठीक है। आई होप आपको ये डेरिवेशन समझ आ गई होगी, बिकॉज ये डेरिवेशन इंपॉर्टेंट है काफ़ी आपको एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से, या फिर फर्दर आगे क्लासेस में भी आपको जब दोबारा ये चैप्टर्स इंट्रोड्यूस होते हैं तो वहाँ पे भी आपको इन चीज़ों को स्टडी करने के लिए ये इक्वेशन जो है वो ज़रूरी हैं पढ़नी, ठीक। नाउ नेक्स्ट इज, अब देखो आपके पास इक्वेशन बन गई f इज इक्वल्स टू एम ए, ये सेकेंड लॉ ऑफ मोशन है, ठीक है। बट सेकेंड लॉ ऑफ मोशन से हम फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन वो भी हम जस्टिफाई कर सकते हैं। वो कैसे होगा, मान लेते हैं कि बाहर से कोई एक्सटर्नल फोर्स अप्लाई नहीं होता, लेट f इज इक्वल्स टू 0, बिकॉज फर्स्ट लॉ में क्या आता कि जब तक बाहर से कोई एक्सटर्नल फोर्स अप्लाई ना हो, तो मान लेते हैं बाहर से कोई एक्सटर्नल फोर्स अप्लाई नहीं हो रहा, f इज इक्वल्स टू 0 है। सो अकॉर्डिंग टू सेकेंड लॉ f क्या है एम ए के इक्वल है, ठीक। सो यहाँ से क्या हो जाएगा एम ए इज इक्वल्स टू 0, बट वी नो दैट मास कैन नाइदर बी 0, मास किसी भी ऑब्जेक्ट का 0 नहीं हो सकता, तो क्या चीज़ 0 होगी, एक्सेलेरेशन, ठीक है। तो एक्सेलेरेशन 0 होने का मतलब क्या है कि कोई भी ऑब्जेक्ट है अगर वो 20 मीटर पर सेकंड की स्पीड से मूव कर रहा है तो आफ्टर सम टाइम भी उसकी जो स्पीड है वो 20 मीटर पर सेकंड ही होगी, ना वो 20 से नीचे जा सकता है ना वो 20 से
ज़्यादा जा सकता है, ठीक है। और देखो फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन क्या था कि अगर कोई ऑब्जेक्ट मोशन में है तो वो मोशन में ही रहेगा, ठीक। इट मीन्स अगर वो 20 की स्पीड पे था तो वो 20 की स्पीड पे ही रहेगा, ठीक। एंड सेकंड एग्जांपल लेते हैं कि अगर कोई एक ऑब्जेक्ट स्टेबल है, रुका हुआ था किसी पर्टिकुलर प्लेस पे, रेस्ट पे है, तो क्या है वो अपने एक्सेलेरेशन नहीं हो रहा है। इट मीन्स क्या है वो अपनी स्पीड चेंज नहीं कर पाएगा। तो अगर वो इनिशियली ज़ीरो पे था तो फाइनली भी वो ज़ीरो पे होगा। इट मीन्स क्या, अगर ऑब्जेक्ट रेस्ट पे था तो वो रेस्ट पे ही रहेगा, ठीक। तो देखो आप सेकंड लॉ से क्या ड्राइव कर सकते हो, फर्स्ट लॉ जस्टिफाई कर सकते हो कि सेकंड लॉ और फर्स्ट लॉ दोनों जो मोशन है या जो लॉज ऑफ मोशन है उसको ही रिप्रेजेंट कर रहे हैं, ठीक। नाउ देखते हैं हम जो सेकंड लॉ ऑफ मोशन है उसका कुछ न्यूमेरिकल है, हम वो न्यूमेरिकल एक देख लेते हैं। बाकी इसके और न्यूमेरिकल जो हैं वो चैप्टर के एंड पे मैं न्यूमेरिकल सारे एक साथ कराऊंगा, बट फिर भी आपको बिकॉज हमने सेकंड लॉ ऑफ मोशन आज ड्राइव किया है तो हम उसके कारण इसका न्यूमेरिकल एक देख लेते हैं। और देखो न्यूमेरिकल के आपके पास फर्स्ट न्यूमेरिकल है, अ कांस्टेंट फोर्स एक्ट ऑन एन ऑब्जेक्ट ऑफ मास 5 kg फॉर अ ड्यूरेशन ऑफ 2 सेकेंड। अब देखो आपके पास मास दिया है, ठीक है, मास 5 kg आपको दिया हुआ है और टाइम कितना दिया हुआ है 2 सेकेंड्स, ठीक। नाउ इट इंक्रीजेज द ऑब्जेक्ट वेलोसिटी फ्रॉम 3 मीटर पर सेकेंड टू 7 मीटर पर सेकेंड। इट मीन्स आपको इनिशियल वेलोसिटी कितनी दी है 3 मीटर पर सेकेंड और फाइनल वेलोसिटी कितनी दी हुई है 7 मीटर पर सेकेंड। और फाइंड द मैग्नीट्यूड ऑफ द अप्लाइड फोर्स, तो हमने यहाँ पे फोर्स निकालना है कि फोर्स कितना होगा। आगे क्या है, नाउ इफ द फोर्स वॉज अप्लाइड फॉर अ ड्यूरेशन ऑफ 5 सेकेंड व्हाट वुड बी द फाइनल वेलोसिटी ऑफ द ऑब्जेक्ट। अब आपसे क्वेश्चन है कि अगर जो फोर्स है वो 2 सेकेंड की बजाय 5 सेकेंड के लिए अप्लाई किया गया है तो बताओ कि जो फाइनल वेलोसिटी है वो कितनी हो जाएगी, ठीक। तो आपको देखो क्वेश्चन में 2 चीज़ें निकालनी है, एक तो फोर्स कितना होगा एंड सेकंड क्या निकालना है हमें, अगर 5 सेकेंड के लिए वही फोर्स अप्लाई की गई है तो फाइनल वेलोसिटी कितनी होगी, ठीक। देखो उसके लिए क्या है, सबसे पहले हमें क्या चीज़ दी थी, इनिशियल वेलोसिटी गिवन है 3 मीटर पर सेकेंड और फाइनल वेलोसिटी गिवन है 7 मीटर पर सेकेंड, और ऑल्सो हमें टाइम क्या गिवन है 2 सेकेंड्स, ठीक है। और मास अपने पास टोटल है 5 kg। सो उसके हिसाब से हम जो फॉर्मूला हमने ऊपर ड्राइव किया था F इज इक्वल्स टू ma, ठीक। तो उस फॉर्मूले को जब ड्राइव कर रहे हैं तो बीच में एक इक्वेशन बनी थी हमारे पास F इज इक्वल्स टू m v माइनस यू बाई टी, ठीक है। अब देखो यहाँ पे हम सारी जो वैल्यूज़ हैं हम वो पुट कर देते हैं। हमारे पास m की वैल्यू भी है, v की वैल्यू भी है, u की वैल्यू भी है और t की वैल्यू भी है। तो देखो हमने सारी वैल्यूज़ पुट कर ली, 5 ब्रैकेट में 7 माइनस 3 डिवाइडेड बाय 2। तो यहाँ से आपको कैलकुलेशन करने पे क्या आ रहा है, दैट फोर्स इज इक्वल्स टू 10 न्यूटन, ठीक। अब देखो आपके पास फोर्स पता है आपको, अब इस वाली इक्वेशन में फोर्स पता है आपको, इनिशियल वेलोसिटी पता है, ठीक है, और फाइनल वेलोसिटी पता है बिकॉज हमें टाइम 2 सेकंड गिवन है। अब वो कह रहे हैं कि मान लो आपके पास टाइम 2 सेकंड की बजाय 5 सेकंड है, तो देखो इनिशियल वेलोसिटी पे कोई फ़र्क नहीं पड़ने वाला, फोर्स भी हमने जितनी लगानी थी हम उतनी ही फोर्स लगा रहे हैं, बट अब यहाँ पे चेंज किस पे आएगा, फाइनल वेलोसिटी पे। तो इट मीन्स हमें फाइनल वेलोसिटी अब नहीं पता, तो उसके लिए हम क्या करेंगे, जो आपकी यही इक्वेशन है F इज इक्वल्स टू m v माइनस यू बाई टी, हमने क्या किया इसको चेंज कर लिया, और क्या चेंज किया यहाँ से, जो v है उसको एक साइड कर दिया, बाकी सारी इक्वेशन को एक साइड लिख लिया हमने। तो हमारे पास वो इक्वेशन अगर आप उसको चेंज करोगे तो क्या बन जाएगी, v इज इक्वल्स टू यू प्लस एफ टी बाई एम, ठीक। अब हमें फाइनल वेलोसिटी नहीं पता तो हमने फाइनल वेलोसिटी निकालनी, उसके लिए हम क्या करेंगे, u की वैल्यू पुट करेंगे, u की वैल्यू हम यहाँ पे कौन सी पुट करेंगे 3 मीटर पर सेकेंड, ठीक, प्लस एफ टी, एफ हमने क्या ऊपर निकाला है 10 एंड टी हमारे पास क्या है 5 सेकेंड एंड डिवाइडेड बाय ऑल्सो 5। तो देखो हम कैसे करेंगे, देखो हमारे पास जो इक्वेशन है वो है v इज इक्वल्स टू यू प्लस एफ टी बाय एम, ठीक। अब देखो ये जो इसकी वैल्यूज़ है हम वो पुट करते हैं। देखो हमारे पास v नहीं है तो v को हम साइड पे लिख देते हैं, हमारे पास u कितना है 3 मीटर पर सेकेंड, प्लस हमने f कितना निकाला है 10 मल्टीप्लाई बाय जो हमारे पास टाइम कितना है, वो टाइम आपके पास कितना है 5 सेकेंड लिया हमने इस बारी, तो आपके पास टाइम अपने पास 5 सेकेंड है, डिवाइडेड बाय मास कितना है 5, ठीक। तो 5 से 5 हो गया कैंसिल, तो अपने पास क्या बचा 10 प्लस 3 विच बिकम्स 13। तो आपके पास वेलोसिटी कितनी आ गई 13 मीटर पर सेकेंड, ठीक है। सो ये आपका सेकंड लॉ के बेसिस पे न्यूमेरिकल था, ठीक। बाकी आप और भी न्यूमेरिकल्स जो हैं वो ट्राई कर सकते हो, ठीक। सो बाकी हम नेक्स्ट लेक्चर में करेंगे। थैंक यू स्टूडेंट्स।